गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे प्रैक्टिस सीरीज़ में जो हम EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज़ निकली हैं उसकी प्रैक्टिस सीरीज़ केमिस्ट्री की हम करा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। आज इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो मेरा इसको कराने के पीछे आपका ये दो है, एक तो आपको ये बताना कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, दूसरा हम कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दो तरीके से हमारी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है और प्रिपरेशन भी हो रही है। सो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए and please do share this channel to those who are preparing for PGT chemistry, for in fact not only for EMRS, for any exam, right? So let's see the question. Consider the species Zn जिसका कि atomic number 30 और mass number 72 है, AS arsenic 33 atomic number 75 mass number and germanium 32 atomic number and 72 mass number. तो have same, these species have same number of, इनमें क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन्स है, क्या प्रोटॉन्स है, क्या न्यूट्रॉन्स है, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। अब देखिए जो नीचे वाला बताता है वो हमारा क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको तो कैंसिल ही कर दें, ये तो नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे जो मास नंबर है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 30 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 32 हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 33 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 33 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना ही हो गया, यहाँ पर इन दोनों को प्लस यहाँ पर 32 बच गया। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 32 है और यहाँ पर क्योंकि मास नंबर 74 आ रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 32, तो हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसका आंसर क्या होगा, 3rd। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसी से जुड़ी हुई और देख लीजिए, हम जानते हैं कि आपने टर्म्स पढ़े हुए हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोकोर्स। इसमें क्या है, आइसोटोप्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर atomic mass is called isobar and isocores, elements having similar number of the neutrons is called isocores। ठीक है, सो ये क्या है, बेसिकली इसमें सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो ये क्या हो गए, आइसोकोर्स हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोटोप्स। ऐसा एलिमेंट है जिसके कि 2 आइसोटोप्स हैं, वन विद मास 64.2 म्यू 25% है ये, एंड द अदर विद मास 65.3 म्यू, म्यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब हम जानते हैं कि जो एलिमेंट का मास होता है वो उसके सम ऑफ आइसोटोप्स है, कितना प्रतिशत, एक आइसोटोप है और दूसरा कितना है, उसका सम, उसका मास का सम जो है इज़ अ मास ऑफ द एलिमेंट। तो अगर ये जो एलिमेंट है, लेट द एलिमेंट इज़ x और इसके 2 आइसोटोप्स बन रहे हैं, A एंड B, इसके 2 आइसोटोप्स बन रहे हैं और A का कितना है 64.2 इसका, और ये कितना है 25, यानी कि आप 0.25 इसको हम कर सकते हैं, 25% यानी कि 0.25 या 25/100 कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस 65.3 इंटू 0.75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम 64.2 इंटू 0.25 करेंगे तो इसका आता है 16.05, ये आएगा 16.05 प्लस ये आएगा 48.97, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 16.05 प्लस 48.97
12 का 2 कैरी 1 0 पॉइंट, फिर कैरी 1 15 का 5 कैरी 1 एंड 16 65.02। तो देखिए यहाँ तो 65.02 किसके नज़दीक है, यानी कि दिस वन 65.0। ठीक है। सो किसी का भी एटॉमिक मास निकालने के लिए उसके जितना प्रोपोर्शन या जितना परसेंटेज वो आइसोटोप है उसके उन दोनों मास को हम प्लस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ये वाला मास जो है 25% है, तो इसका 25% निकाल लिया, और ये वाला मास 75% है, तो इसका 75% निकाल लिया। 75% इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो गया, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो दैट नंबर 1, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स ने क्या शो किया था, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, या मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले देख लें कि रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या था। उन्होंने क्या की थी, गोल्ड फॉइल ली थी, अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया था। तो क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, वो बाहर निकल गए। तो जिससे उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, किसी एटम में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। उसके बाद क्या था, कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो जिससे उन्होंने क्या कहा कि कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो है एकदम जो बहुत कम थे वो बाउंस बैक हो गए। तो बाउंस बैक के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो समथिंग कोई चीज़ पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, वो बाउंस बैक हुए हैं, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कि बीच में है, सेंटर में है, और वो बहुत ही बल्कि है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो क्योंकि वो बाउंस बैक हो गया था, तो एक तो ये है कि द मास एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, उन्होंने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है वो डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स के कारण। ठीक है, इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स के कारण। और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन की बात भी नहीं कही थी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, काफ़ी ज़्यादा खाली है, तभी वो बाहर निकल जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थी, क्योंकि जो थॉमस मॉडल था, उन्होंने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो जैसे पुडिंग में रेजिन होता है, इधर उधर है, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, सो दिस इज़ द रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कि नंबर 1 इनका क्या है कि मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। दूसरा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। और तीसरा क्या है कि जो लिटिल डिफ्रैक्शन हो रहा है इज़ ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सम इनॉर्मस फोर्स। वो कोई एक रिपल्शन है, किसके कारण हो रहा है ये नहीं बताया था, लेकिन वो एक रिपल्शन के कारण है। कुछ जो रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू सम रिपल्शन, सम इनॉर्मस फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स हमारे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द, तो इसका हमारा सेकेंड एंड फोर कहाँ है, दिस वन। ठीक है, तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का याद कीजिएगा। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोकस किया था। पॉजिटिव चार्ज है प्लस जो न्यूक्लियस है, जो एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ये 2 बातें, प्लस इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है किसी एटम में, एम्प्टी स्पेस है, ये बात कही थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ, जो कि 4.5 × 10⁻⁸ मीटर है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें हम जानते हैं कि स्पीड यानी कि c = μ λ फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट = म्यू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब पूछा क्या गया है, वेवलेंथ पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा = c/μ। तो c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.50 × 10⁻⁸ मीटर। राइट, अब ये 8 इधर चला जाएगा
और इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो ये चाहे तो इसको हम 0 0 कर दें, ये और ये हो गया। फिर उसके बाद 30 से इसको करें, ये हो गया 10, यानी कि 3 से कर लिया। फिर 3 1 जा 3 और ये 5, तो ये आ गया 10/15 इंटू 10 टू द पावर 16 और मीटर से मीटर कट गया, क्या बन गया सेकेंड -1। 10/15 ये हो गया 2/3। 2/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6.66 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर 16 सेकेंड -1, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड -1। सो देखिए कोई नज़दीक है क्या? सो दिस वन 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड -1। सो दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसकी की फ्रीक्वेंसी 4.50 10 टू द पावर -8 है, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल फार्मूला। ये फार्मूला को याद रखिएगा कि C इज़ इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, यानी कि C स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो अब ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं? क्वांटम नंबर इज बेसिकली द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ क्वांटम नंबर, जिसमें से n जो है वो हमारा बताता है एनर्जी, कौन सा एनर्जी लेवल का है। l क्या बताता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। देन ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन। एंड ये क्या बताता है? स्पिन। तो 4 क्वांटम नंबर्स में किसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये किसने बताया था? ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या है कि जिसमें n प्लस l की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी के हिसाब से जो है कन्फिग्रेशन रखा गया है, n प्लस l। अब इसमें देख लें n प्लस l की वैल्यू किस में ज़्यादा है, इनको हम जोड़ लेते हैं। n प्लस l सबसे ज़्यादा किस में है? 4 + 2 = 6, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसका होगा? 4 + 2 = 6। 4 + 2 = 6, यही होगा, और तो नहीं है। दिस इज़ 5, ये भी 5, ये भी 5। सो 4 प्लस, तो n प्लस अबव प्रिंसिपल क्या बताता है कि जिसमें n प्लस l की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा आएगी उस वो क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल उसी ऑर्डर पर इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन रखा गया है। सो द आंसर वुड बी सेकेंड। नेक्स्ट है विच इज़ पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का जो ग्राउंड स्टेट है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कन्फिग्रेशन क्वांटम नंबर इसमें होगा। तो हम जानते हैं कि फॉस्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। और इसका जो कन्फिग्रेशन है अगर आप KLMN में देखेंगे तो कितना होगा? 283, यानी कि इसकी जो शेल है यानी कि n = कितना हो गया? 3 है। और हम जानते हैं कि जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है? n-1 होती है। सो दैट इज़ 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? n कितना हो गया? 3 और l की वैल्यू क्या है? 2 हो गई। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। जानते हैं हम कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो मेन एनर्जी शेल है दैट इज़ द n इज़ द मेन एनर्जी शेल, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या बताता है? सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? n-1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो l की वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पर अगर l की वैल्यू 2 आई है तो यानी कि ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? दिस इज़ d ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इस केस में m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2 +1 0 -2 -1, ठीक है। तो ये क्या आ गई? 5 आ गई। और इसमें 5 क्या होते हैं? d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है।
सो ये मेन एनर्जी शेल को बताता है, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल को बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल को बताता है, और ये क्या बताता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिटल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम टू अनदर। ठीक है, इन विच ट्रांजिशन विल बी फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी बी इमिटेड। ओके, एक क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है वन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से अनदर, एक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से अनदर में जंप कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इन विच ट्रांजिशन विल फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी बी इमिटेड, किससे सबसे ज़्यादा एनर्जी इमिट होगी। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार से है, n = 1 और n2 में काफ़ी गैप है, n = 2 में काफ़ी गैप है, फिर इसका गैप कम हो जाता है, n = 3, फिर गैप और कम हो जाता है, n = 4 और n = 5। तो जैसे जैसे जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ रहा है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है, नंबर एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इमिट कर रहा है, जब ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे में आता है तब इमिट होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन जब ये नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर एनर्जी लेवल में जाता है तो ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तब यहाँ पे भी इमिट कहा, यानी कि ऊपर एनर्जी लेवल से नीचे। अब देखें सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस एनर्जी लेवल में है, अगर n2 से n1 में आएगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, या n3 से n2 में आएगा तब है, या n4 से n3 में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो लीस्ट डिफरेंस है वो n5 से n4 में है, उसके बाद इसमें बढ़ रहा है, फिर इसमें बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में, n2 से n1 में है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें n2 से n1 में। अच्छा, p और s में नहीं जाना है, हमें एनर्जी लेवल पर बात करनी है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन में जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये p और s कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, आपको सिर्फ मेन एनर्जी लेवल पर देखना है कि क्या है। सो इमिशन होगा, यानी कि 2 से जब हम ये 1 पे आएगा, 2 से 1 पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी इमिट होगी। क्यों, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे 2 से 1 में देख ले क्या है, ये देखो 2 से 3 से ये नहीं है, 3 से 2s में ये भी नहीं है, 1 से p में ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये क्या है 2 से 1s, यानी कि 2p से 1s, यानी कि 2 से 1 में आ रहा है, 2 से सेकेंड एनर्जी लेवल से 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी इमिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट अ वायोलेशन ऑफ हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है कि जो पीडीएफ ये क्या है, पीडीएफ क्या है, पीडीएफ को हम कहते हैं सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। जैसे कि p है, अगर हम p को देखें, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड f के अंदर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या कह रहा है कि जो pdf ऑर्बिटल है, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि पहले ये जो ऑर्बिटल है सब में सिंगल फील्ड होंगे, सब में क्या होंगे, सिंगल फील्ड होंगे। जब एक बार ये सब सिंगल फील्ड हो गए तब इसमें पेयरिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज़ द हुंड्स रूल। इसी प्रकार से इसमें, और इनका जो साइन है वो भी एक ही दिशा में होगा, स्पिनिंग की डायरेक्शन भी, पहले हम सब ऑर्बिटल्स को सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन से भरेंगे और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो भी एक जैसी होगी। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कौन वायोलेट कर रहा है। ये तो ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले ये तो फिल है, सब ये तो कॉमन है, सब इसमें नहीं देखना है। p ऑर्बिटल में हम देखते हैं, p सबशेल में देखते हैं कि क्या ऑर्बिटल की स्थिति है। इसमें तीनों में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन, तीनों ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, इसमें इसके बाद फिर ये डबल हो गया, ये ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये ठीक हो गया, लेकिन ये जो है ये वायोलेट कर रहा है, दिस वन इज़ वायोलेटिंग। क्यों, क्योंकि इसने इसको पेयर कर दिया है, जबकि ये क्या है,
अनफिल्ड है, तो इसलिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस कन्फिग्रेशन जो है, दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वायोलेट्स द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऑफ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है या जो डायरेक्शन है वो एक जैसी होगी, उसके बाद फिर पेयरिंग होती है। दिस इज़ द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिटल इज x, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ थर्ड ऑर्बिट इज़ नियरली कितनी होगी। सो सबसे पहले तो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिटल, अब बोहर ने क्या बताया था, उस एलिमेंट के लिए बताया था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट। तो इसमें इसका जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिटल इज़ x, ठीक है। तो जो बोहर ने फॉर्मूला दिया था रेडियस निकालने के लिए वो क्या था, रेडियस Rn मतलब जो उसका एनर्जी लेवल है, इज़ इक्वल्स टू a, यानी कि उसके फर्स्ट सेल का रेडियस क्या है, n स्क्वायर अपॉन z उसका एटॉमिक नंबर क्या है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस। अब इसमें हम रेडियस देखें कितना हो जाएगा, Rn, यानी कि रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट कितना हो जाएगा, R3, n इज इक्वल्स टू 3 है, इज इक्वल्स टू ये फर्स्ट ऑर्बिट का कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, n स्क्वायर नंबर कितना है, थर्ड ऑर्बिट, n मतलब कौन से वो ऑर्बिट में है, कौन सा वो एनर्जी शेल है। सो 3 का स्क्वायर, और हम जानते हैं बोहर ऑर्बिट है, z इज इक्वल्स टू 1 और एटॉमिक नंबर उसका 1 ही होगा। सो ये 1, तो यहाँ पे जो रेडियस हो गया क्या आ गया, ठीक है। तो R3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट में उसका रेडियस कितना हो गया, x3 स्क्वायर। सो दिस इज़ देयर। नेक्स्ट हमसे कहा गया है अब वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें लेमडा निकालनी है। अगर अब हमें mv मिल जाता है तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम कहते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रोटेट करते हैं, तो जब वो रोटेट करते हैं तो वो एंगुलर मोमेंट में रोटेट करते हैं, ठीक है, एक एंगल बनाते हैं, एंगुलर मोमेंट में रोटेट करते हैं, तो उसी को ही हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 अब इसमें देख लेते हैं, mv इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mv इज इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं nh अपॉन 2 और r। अच्छा, r की वैल्यू हमें मिल गई है, थर्ड ऑर्बिट के r की वैल्यू कितनी हो गई, mv इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको आप 9x कर लीजिए, ठीक है, x3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x हो गया। अब ये mv की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा लेमडा निकल जाएगा। लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन nh अपॉन 2 9x। इसको फिर हमने अरेंज किया, ये ऊपर चला जाएगा, h इंटू 2 9x अपॉन nh, h से h कटा, ये कितना हो गया। अब n क्या है, n इज इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट, n क्या है, थर्ड ऑर्बिट, इसकी वैल्यू लिख दीजिए 2 9x अपॉन 3 से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 3, तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6 x, 6 x, दिस इज x, 6 x, तो 6 इज़ द आंसर। 6 x है ना, ऑर्बिट जो है 6 x। तो आया समझ में कैसे किया। सबसे पहले डी ब्रॉगली रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू a, यानी कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, n स्क्वायर मतलब वो कौन सा ऑर्बिट है, कौन सा एनर्जी शेल है, और z उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो डी ब्रॉगली जो बोहर्स ने क्या है, ऐसे एलिमेंट को लिया था जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 हो, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv।
और यहाँ पर हम, क्योंकि हमारे पास हमें mv चाहिए, तो एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr = nh/2 इसको हम mv की वैल्यू अगर हमें निकल जाती है, mv की वैल्यू हमने सिंपली r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये रख देंगे, इसको वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आ गया 6πx। 6πx इज़ द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि 3rd ऑर्बिट पर है और वो बोहर्स ऑर्बिट जिसका कि x है रेडियस, राइट। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अनुसार से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो नहीं निकाल सकते। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट ऑब्टेन्ड इज दिस वन। द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। तो क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर पहले देख ले कौन से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट 3 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो उसने नहीं कंसीडर किया था, नहीं निकाला था अपनी इक्वेशन से, ठीक है। और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली क्या बताता है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है साई एंड दूसरा होता है साई स्क्वायर। तो साई जो बताता है वो एम्पलीट्यूड बताता है, मतलब कैसे उसकी वेव्स बन रही हैं, कितनी ऊंची चल रही हैं, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड। और साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे मोस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चन से आते हैं कि स्क्रोडिंगर में साई क्या क्या बताता है, दिस इज़ एम्पलीट्यूड है, दिस इज़ एम्पलीट्यूड AMPLITUDE एम्पलीट्यूड। और ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में स्पिन क्वांटम नंबर को नहीं कैलकुलेट किया गया, मैग्नेटिक ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और सेकेंडरी या एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट किया गया था। ओके, सो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लेते हैं और अब इंग्लिश को कवर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर इन इट, चूज़ द पार्ट विच हैज़ एन एरर। हार्डली हैड आई reached the crowded platform, then the guard waved his flag। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में पूरा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हार्डली है तो हार्डली के साथ then नहीं आता है, हार्डली के साथ when आएगा, हार्डली के साथ when आता है। तो क्या होगा, हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। हार्डली और स्केर्सली, SCARCELY, स्केर्सली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। हार्डली और स्केर्सली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसका सही सेंटेंस बन जाएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड द क्राउडेड प्लेटफॉर्म व्हेन द गार्ड वेव्ड हिज फ्लैग, ठीक है। ये कुछ और हैं, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, किसके साथ क्या आता है वो अगर हमें पता हो तो हम इजीली एरर फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैं कुछ और भी आपको बता दे रही हूँ कि किसके साथ क्या, जैसे हार्डली के साथ व्हेन आ रहा है, स्केर्सली के साथ व्हेन आ रहा है। इसी के अगर बोथ दिया हुआ है उसके साथ बोथ के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ भी एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू, ऑल्दो के साथ येट, नो सूनर देन या एल्स के साथ बट आएगा, अदरवाइज या रादर इसके साथ देन आएगा, वेदर के साथ और आता है, लीस्ट के साथ शुड आता है। तो ये लर्न कर लीजिएगा किसके साथ क्या आता है। कोई भी सेंटेंस में ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो यानी कि वो एरर है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या एरर है। बोथ के साथ एंड आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा, फ्रॉम के साथ टू, ऑल्दो के साथ येट, नो सूनर देन, एल्स के साथ बट, अदरवाइज रादर के साथ देन, वेदर के साथ और, लीस्ट के साथ शुड। तो इसको लर्न कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, तो ये एरर आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। आज हम अपना यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उसमें लेके आएंगे। सो दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल चैनल फॉर यू, प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल। इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको एवरीडे आपको मैं क्वेश्चंस मैं डालती रहूँगी इसमें, और आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन हो रही है, कहीं कुछ पेमेंट नहीं करना है, सीधे बस आप प्रैक्टिस करते जाइए साथ में और अपने डाउट्स भी ज़रूर से कमेंट्स में डालिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।